हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास प्लस टू के अंदर अपने सेकंड चैप्टर के सी पार्ट पे हैं और सेकंड चैप्टर के सी पार्ट में जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था दैट वाज ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज। हमने दो सेल लिए थे जिन दो सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का अलग अलग था और हमने उनको सीरीज में अरेंज किया था। तो हमारे पास रिजल्ट आए थे, हमने उन रिजल्ट्स को डिराइव किया था। उसके बाद हमारे पास यहां पर टॉपिक आता है कि अगर हम दो सेल ले लें, जो दो सेल हमने लिए उन दोनों सेल्स का ईएमएफ अलग है, दोनों सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग है और दोनों के दोनों सेल्स को हम लोगों ने अब पहले सीरीज में अरेंज किया था, अब हम उनको पैरेलल में अरेंज करेंगे तो हमारे पास नेट ईएमएफ और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, हम इसके बारे में यहां पर अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहां पर हमने लिखा इन पैरेलल, कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन बनता है ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले यहां पे डायग्राम बनाया। अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखें तो आपको यहां पर दो सेल दिखाई देंगे। ये रहे दो सेल, पहला सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा। पहला सेल जिसका ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा सेल जिसका ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। हम आगे चलते हैं। यहां पर पीछे सर्किट से करंट I आ रहा है, वो I करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। यहां पर करंट I1 बनेगा और यहां पर करंट I2 बनेगा। इससे आगे बढ़िए, ये वाला I2 करंट इधर आ गया, ये वाला I1 करंट इधर आ गया और यहां पर फिर I करंट बाहर निकल गया। आप इस तरीके से इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम यहां पर अगर इसकी थ्योरी लिखें तो हम इसकी थ्योरी के अंदर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी कंसीडर टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा we consider two cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2. These both cells are connected in parallel. हमने दोनों के दोनों सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया। I1 और I2 इनके अंदर से करंट की वैल्यू है। पहले सेल ने करंट दिया I1, दूसरे सेल से करंट मिला I2 और टोटल करंट की वैल्यू हमारे पास जो आ गई है दैट इज इक्वल टू I। अब आप यहां पर एक चीज और कह दीजिए जो आप जानते हो, क्या भला, ये जो I करंट है, ये I करंट इस I1 और इस I2 दोनों का सम है। तो आप यहां पर लिख सकते हो here is टोटल करंट की वैल्यू देखें तो टोटल करंट इज I and that I is equal to I1 plus I2. This is called equation number first. इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दिया है। आगे चलिए, अगर हम ये कह दें कि ये जो आपके पास दो पॉइंट हम यहां पर लेंगे, एक पॉइंट हमारा ये रहा, दिस इज पॉइंट A, और एक पॉइंट हमारा ये रहा, दिस इज पॉइंट B। A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में अगर हमने यहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा हो और हम ये कह दें इफ V is the potential difference across the points A and B, अगर पॉइंट A और B के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहां पर ये बताइए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन डिफरेंट सेल्स का क्या होगा। तो हम कहेंगे इफ V is the potential difference across point, कौन सा है, A
एंड बी। अगर दोनों पॉइंट ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होता है तो क्या होगा? तो आपने क्या पढ़ा? आपने देखा इफ V is the potential difference across the point A and B, तो उस केस में ये बता दीजिए कि अगर A के बीच में और B के बीच में, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर V होता है, ये रहा, तो उस केस में पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, तो ये बताइए पहले सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो हम लिखेंगे देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल। तो पहले सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों के दोनों सेल्स के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे और दोनों के दोनों सेल्स में हमारे पास जो फॉर्मूला होगा उस पर आ जाएंगे। ये बताइए पहले सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज V is equal to E माइनस I into R। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हम लिखना चाहें इसी के हिसाब से तो यहां पर इसके अंदर हमारे पास क्या बनेगा? V is equal to E1 माइनस I1 into R1। ये हमारे पास पहले सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाती है। आगे चलिए, अगर हम यहां से I1 R1 कैलकुलेट करना चाहें तो बताइए यहां से I1 R1 क्या आएगा? ये I1 R1 आप इधर ले आइए और इस V को आप इधर ले जाइए, तो आपके पास ये बन गया दिस इज E1 माइनस V। ये आपके पास पहले सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो आया। आपने यहां से इस वैल्यू को सोल्व किया। फ्रॉम दिस आप यहां से I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 विल बी इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से हम लोगों ने I1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। दिस इज I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1। ये आपके पास यहां पर I1 आ चुका है। अगर हम इसी के बेसिस पे करें तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम दिस सिमिलरली, यहां पर क्या हुआ आप ऐसा लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 इंटू R2। फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो राइट डाउन I2 इंटू R2 इज इक्वल टू E2 माइनस V। कैसे हुआ? आप इसको उठाकर इधर ले आइए, इसको उठाकर इधर ले जाइए, ये आपके पास आ चुका है। फ्रॉम हियर I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2 आपके पास ये यहां पर आ चुका है। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमने यहां पर इक्वेशन नंबर थर्ड लिखी। अब आप एक बात जानते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड से आपने I1 की वैल्यू कैलकुलेट की, इक्वेशन नंबर थर्ड से आपने I2 की वैल्यू कैलकुलेट की, और आप इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से I1 और I2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या मिलेगा? नाउ आप यहां पर लिखेंगे I is equal to I1 plus I2. You can write down it as, this implies that I is equal to I1 की वैल्यू ये रही, this is E1 minus V upon R1। आगे चलिए, प्लस E2 minus V upon R2। आपके पास एक दूसरी वैल्यू ये वाली आ चुकी है। अब हम इससे भी
आगे चलते हैं। दिस इज I इज इक्वल टू, ये जो R1 है, ये R1 इस E1 के नीचे भी है और V के नीचे भी है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं दिस इज E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। ये आपके पास यहां पर आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, यहां से आप इसको लिख सकते हैं, क्या बोला, देखिए E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 एक तरफ निकालो और माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2 इनको एक तरफ लिखा जा सकता है। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस कॉमन निकाल लीजिए। आपके पास यहां से माइनस आपने साइड में निकाला, V आप बाहर निकाल सकते हैं, ये रहा आपके पास। यहां पर बचेगा 1 अपॉन R1, आगे बढ़िए, प्लस 1 अपॉन R2। चलिए आगे, इसके बाद हम और आगे चलते हैं। I इज इक्वल टू, चलिए यहां पर आ जाइए, इस पॉइंट पर आप इनको सोल्व कर लीजिए एलसीएम लेके। तो बताइए जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। R1 इंटू R2 ये रहा, यहां पर आया E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 ये रहा, आपने ये यहां लिखा, माइनस V इंटू, यहां पर भी आपने एलसीएम ले लिया, R1 इंटू R2 एलसीएम है, यहां पर आ जाएगा R1 प्लस R2। ये आपके पास कुछ इस तरीके से यहां पर वैल्यू आ जाती है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। I इज इक्वल टू दिस वैल्यू इंटू V इंटू दिस, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अगर मैं यहां से सिर्फ आपसे ये पूछूं, मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये पूरी वैल्यू चाहिए, तो क्या किया जाए। अगर मुझे ये सिर्फ ये पूरी वैल्यू चाहिए तो इसको मैं यहां ले आऊंगा, इस I को यहां ले जाता हूं। तो चलिए ठीक है, मैं ऐसा ही कर रहा हूं। क्या भला, V इंटू यहां से R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 ये रहा। दिस इज, इसको मैं उठाकर इधर ले आया, ये वाली वैल्यू एज इट इज यहां पर। दिस इज E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2, ये यहां पर हुआ, माइनस I, ये वाला I यहां पर आ गया है। अब आप नेक्स्ट स्टेप देखिए, आपको यहां से सिर्फ V चाहिए। अगर V चाहिए तो ये वाली वैल्यू इसके भी और इसके भी दोनों के डिवाइड में आ जाएगी। आई रिपीट, अगर आपको सिर्फ ये V चाहिए तो ये वाली वैल्यू इसके और इसके दोनों के डिवाइड में आ जाती है। तो यहां से क्या बनेगा, V इज इक्वल टू, दिस इज E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2 इंटू, ये वाली वैल्यू लिखो और इसको इधर ले जाओ। तो क्या बना, आगे चलिए, यहां से और यहां पर देखिए क्या बनेगा। दिस इज R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। आगे चलिए, R1 इंटू R2 से R1 इंटू R2 कैंसिल हुआ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम यहां पर आ जाते हैं। इसके लिए वो देखिए, यहां पर अगर ये इससे कैंसिल हुआ तो अब ये R1 प्लस R2 जो आपने यहां पर लिखा है, ये R1 प्लस R2 आप यहां पर लिख सकते हैं। देखिए ये वाली वैल्यू यहां से कैंसिल हो गई, ये यहां से खत्म हो गया। R1 प्लस R2 को अब आप यहां पर लिख सकते हैं।
दिस इज R1 प्लस R2। आगे चलिए, माइनस दिस, ये वाली वैल्यू हमारे पास कंप्लीट है। चलिए आगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है उसको आप ध्यान से यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारे पास इस वैल्यू को आप चाहें तो ठीक लिख सकते हैं, माइनस यहां पर लगा दीजिए, ये रहा, आई यहां पर लगा दीजिए, इनटू इसको हटा दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये वाली वैल्यू आपके पास यहां पर आ जाती है। अब हम इसको नाम दे देंगे, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज फोर्थ, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ है। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन फोर्थ बाय V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। आगे चलिए, V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R, इस इक्वेशन से हम इक्वेशन नंबर फोर्थ को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास E की वैल्यू क्या रहेगी आप उसको देखिए, दिस इज E इज इक्वल टू, ये हमारे पास E की वैल्यू आ जाती है, ये रही, कितना है, दिस इज E1 अपॉन R2, आगे चलिए, प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये वाली वैल्यू आपके पास एक लिमिट, एक रिजल्ट में यहां पर आ जाती है। अब हम इससे भी थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, उस रिजल्ट को हम यहां पर अब और प्रॉपरली देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, जो हमने यहां पर रिजल्ट अप्लाई किया उस रिजल्ट पर आप एक बार दोबारा आए, आप ध्यान से इसको समझें, जो आप लोगों ने यहां पर इंप्लीमेंटेशन की है आप उस रिजल्ट को देख सकते हो। देखिए, I ये रहा, E1 R1 प्लस E2 R2, ये आपने यहां पर लिखा, यहां से भी आपने कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, नेगेटिव आपने यहां पर रखा। आगे चलिए, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, यहां से अगर आप देखें तो यहां से आपने एलसीएम लिया, R1 इंटू R2, ये हमारा एलसीएम आया है। आगे चलते हैं, दिस इज E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1, ये एक वैल्यू आई है, माइनस V इंटू R1 इंटू R2 हमने यहां पर लिखा, R1 प्लस R2 हमारे पास, इसको सोल्व करके रिजल्ट आ जाता है। आगे चलिए, अगर हम यहां से इस V को उठाकर इधर ले आए कंप्लीटली तो ठीक है, हम V को यहां से उठाकर यहां पर ले आए हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस, ये रहा, माइनस I, ये वाला है। हम थोड़ा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट पर हम आ जाते हैं, वो क्या है उसको देखिए। अब हमने इस इक्वेशन को यहां पर लिखा, अब हम यहां सबसे पहले एक काम करेंगे, वो ये है, हम यहां से V को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम यहां से V लिखेंगे तो आप देखिए, ये वाली टर्म मूव कर जाएगी, ये वाली टर्म यहां से घूम के इधर आ जाएगी, R1 इंटू R2, ये हमारे पास ऊपर होगा और ये वाली वैल्यू हमारे पास नीचे आ जाती है। तो हमने इसको सोल्व किया और सोल्व करके R1 इंटू R2 हमारा कैंसिल हुआ और ये वाली वैल्यू हमें यहां पर मिल जाती है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी I इंटू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारे पास यहां पर फिर से एक रिजल्ट और आ जाता है। इसके बाद अगर हम और आगे चलते हैं तो हमारे पास, हमने इस इक्वेशन को, यहां पर जो इक्वेशन 4 है, इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया, हमने यहां पर कंपैरिजन कर लिया। अब आप ये बता दीजिए, अगर हम यहां से E की वैल्यू को निकालें तो E की वैल्यू हमारे पास ये रही, अगर हम यहां से
R की वैल्यू को निकालें तो R की वैल्यू हमारे पास दिस इज R1 इंटू R2 अपॉन, यहां से ले लीजिए दिस इज R1 प्लस R2। आगे चलिए, आपने E की वैल्यू को निकाल लिया, आपने R की वैल्यू को भी निकाल लिया। अब अगर आप यहां पर चाहें तो E अपॉन R करके देख लीजिए। जब आप यहां पर E अपॉन R करेंगे तो प्रॉपरली E की वैल्यू ये रही, अपॉन में R की वैल्यू ये होगी, तो आपके पास क्या बनता है वो देखिए, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू दिस इज R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। आगे चलिए, R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कैंसिल हुआ। अब हम यहां पर आते हैं, दिस इज नाउ E अपॉन R, ये रहा, इज इक्वल टू दिस इज E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन दिस इज R1 इंटू R2। आगे चलिए, नेक्स्ट इज, अब ये जो R1 इंटू R2 है ये इसके नीचे भी है और ये पूरी वैल्यू इसके नीचे भी है। जब आप इसको इसके नीचे लिखेंगे तो R2 से R2 कैंसिल होगा, आपके पास बचेगा E1 अपॉन R1 और बचेगा E2 अपॉन R2। तो आपके पास E अपॉन R की ये वाली वैल्यू यहां से आ जाती है। आप दोबारा समझिए, आपके पास जो E की वैल्यू आनी थी वो E की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है। आपने E अपॉन R की वैल्यू को लिखा तो E अपॉन R की वैल्यू आपके पास ये वाली यहां पर आ चुकी है। अगर ऐसे केस में हम लोग n सेल्स के लिए करते हैं तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे दिस इज 4n सेल्स। अगर हम ये सब n सेल्स के लिए लिखें तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा दिस इज E अपॉन R इज इक्वल टू, देखो 2 सेल्स के लिए ये है तो सोचो n सेल्स के लिए क्या होगा, दैट विल बी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस एंड सो ऑन En अपॉन Rn। सो इट इज द रिजल्ट, जो प्रॉपर रिजल्ट हमारे पास यहां पर आ जाता है। हम लोगों ने यहां से कैलकुलेट कर लिया कि अगर डिफरेंट EMF और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस वाले हमारे पास सेल दे रखे हो तो उन दो सेल को अगर हम अरेंज कर दें पैरेलल में तो उस केस में हमें जो नेट E यानी कि नेट EMF वो ये मिलेगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस वो ये मिलेगा, और अगर हम E अपॉन R निकालना चाहें तो E अपॉन R हमारे पास ये होगा, यानी कि दोनों के लिए ये होगा, एंड सेल्स के लिए E अपॉन F की, E अपॉन R की ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है। यहां पर आपका सेकंड चैप्टर का C पार्ट भी फिनिश हो जाता है। अब हम सेकंड चैप्टर के C पार्ट के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, तो चलिए हम इसके न्यूमेरिकल्स को स्टडी करना शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास चैप्टर नंबर सेकंड का C पार्ट भी हमने फिनिश कर लिया। इसके अंदर अब हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात हम आते हैं अपनी असाइनमेंट में ऑन द पेज नंबर 15। न्यूमेरिकल्स की जो हमारी असाइनमेंट है इसके पेज नंबर 15 पर आते हैं और इसके अंदर न्यूमेरिकल वही है जो हमने अभी रिसेंटली फिनिश किए हैं, तो इसलिए जो टाइप हमने अभी फिनिश की है उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल इसके अंदर है। सो हम सबसे पहले इन्हीं न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। दिस इज ऑन द पेज नंबर 15 ऑन न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट। इसके अंदर अब आप आए क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है, इसको समझिए। ये कहता है इन द सर्किट डायग्राम
गिवन इन द फिगर। आपको यहां पर इस डायग्राम को देखना है, ये डायग्राम आपको गिवन है। इसमें कहा द सेल E1 एंड E2 हैव EMF 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। आपको सेल दे रखे हैं, पहला सेल जिसका EMF E1 है, दूसरे सेल का EMF E2 है। E1 की वैल्यू 4 वोल्ट है, E2 के अंदर जो EMF है that will be 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम एंड 1 ओम रिस्पेक्टिवली। आपको कैलकुलेट करना है करंट इन ईच रेजिस्टेंस। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। सो अब आप सबसे पहले इसको देखिए कैसे हम करेंगे। आपको पता लगाना है यहां हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा। तो आप सबसे पहले एक बात को सुन लीजिए। जब हमको याद है कि जब हमने कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया था तो उस केस में उन कैपेसिटर्स के अंदर चार्ज की वैल्यू सेम थी। जब हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया था उस समय रेजिस्टेंस के अंदर करंट की वैल्यू सेम थी। यहां पर भी ये रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगाए हैं। आप कहोगे सर वो कैसे? देखो ये 3 ओम और ये 6 ओम बोथ आर इन पैरेलल, इनके साथ ये 4.5 ओम हम लोगों ने सीरीज में लगा रखा है। तो एक बात बताइए, जो करंट की वैल्यू इस 4.5 ओम में होगी उतना ही करंट इन दोनों को मिला करके जो रेजिस्टेंस बनेगा उसमें भी इतना ही करंट होगा। तो चलिए एक बात हमारे पास आ गई, यानी कि इन दोनों का जो मिलाकर के रेजिस्टेंस बनेगा उसमें जो करंट होगा उतना ही करंट इस 4.5 ओम रेजिस्टेंस के अंदर भी बनता है। चलिए दूसरी बात अब आ जाइए, ये दोनों के दोनों जो अरेंजमेंट आप यहां पर देखें, ये E1 है, ये E2 है। अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं तो बात कुछ ऐसे है, यहां पर 4 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहां पर 8 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहां पर 4 वोल्ट का पोटेंशियल है। करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एक बात समझिए, इसका करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपको पूरी कंसंट्रेशन से देखना है। प्लीज आप यहां पर देखें, आपके पास 8 वोल्ट ये रहा, 4 वोल्ट ये रहा, करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करंट यहां से फ्लो करेगा इसमें से और यहां पर जाएगा। तो यहां पर 8 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, ये रहा, यहां पर 8 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। यहां पर भी करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव ये रहा, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं, एक्सटर्नली पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, यहां से इधर से अब इधर करंट जाएगा। तो एक बात बताइए, यहां पर कितने का पोटेंशियल है? दिस इज ऑफ 4 वोल्ट, ये रहा। अब आप ये बता दीजिए नेट पोटेंशियल यहां पर बना कितना है? 12 वोल्ट मत समझना, कारण 8 वोल्ट यहां पर है, 4 वोल्ट यहां पर है। अब आप बताइए डोमिनेट कौन सा करेगा? 8 वोल्ट वाला डोमिनेट करेगा। तो 8 वोल्ट इधर, 4 वोल्ट नेगेटिव में है, तो बचा कितना? दिस इज जो इफेक्टिव जिसको हम कहेंगे वो इफेक्टिव कितना? दिस इज ओनली 4। वो कैसे? 8 यहां पर है, 4 यहां पर है, 8 माइनस 4 आपके पास 4 ही बचा है। तो आप यहां पर लिखोगे दिस इज इफेक्टिव EMF। आपके पास जो इफेक्टिव EMF बचा है सर्किट में, तो आप लिखेंगे इफेक्टिव EMF ऑफ द सर्किट। बताइए सर्किट में इफेक्टिव EMF कितना बचा? दिस इज 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ये आपके पास एक वैल्यू आ जाती है। दूसरी बात अब आता है, अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस आप यहां पर समझिए, ये वाला 3 ओम है, ये वाला 6 ओम है, दोनों के दोनों पैरेलल में अरेंज हैं। अगर दोनों के दोनों पैरेलल में अरेंज हैं तो आप देखिए जरा ये अरेंजमेंट बनेगी कैसे? दिस इज 1/3 प्लस 1/6। आपने इनको सोल्व किया, यहां पर आपके पास आया, दिस इज यहां से 6 हमने एलसीएम ले लिया, यहां पे 2 बचा, यहां पे 1 बचा। ये लीजिए आपके पास वैल्यू है, दिस इज
3/6 ये हुआ, 1/2 आपके पास आया, दिस इज 1/RP, ये पैरेलल में अरेंज है। अगर हम इनके रिजल्ट को देखें, RP इज इक्वल टू 2 ओम, ये आपके पास यहां पर हो जाता है। तो एक बात बताइए, इन दोनों को मिला करके जो आपके पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन दोनों का दैट इज इक्वल टू 2 ओम आपके पास आ गया। और उसके बाद आप और बताइए, ये वाला 4.5 ओम यहां पर भी कनेक्टेड है इसके साथ सीरीज में। और चलिए आगे, यहां पर ये 0.5 ओम भी है, यहां पर ये 1 ओम भी है। तो आप लिखेंगे टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इट विल बी टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। अगर हम सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस देखें, दैट विल बी, दिस इज 0.5 एक हुआ, आगे चलो, दिस इज 1 ओम एक हुआ, 4.5 ओम एक हुआ, और 2 ओम हमारे पास एक हो जाता है। आगे चलिए, यहां से अगर हम देखें, इट विल बी 0.5, 4.5, 5 पूरा कंप्लीट 5 हुआ, और प्लस में ये वाला 3, तो हमारे पास ये हो गया, दिस इज 8 ओम। आगे चलिए, अब ये बताइए, इफेक्टिव ईएमएफ सर्किट के अंदर 4 वोल्ट हो गया, इफेक्टिव यानी कि टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट आपके पास ये वाली वैल्यू बन गई। अब आप बताइए करंट सर्किट के अंदर कितना बनेगा। तो आप लिख सकते हैं, दिस इज करंट, आपने लिखा करंट I इज इक्वल टू EMF अपॉन रेसिस्टेंस, यानी कि I इज इक्वल टू E अपॉन R। E की वैल्यू की बात करें, E हो गया ये, R हो गया ये, दिस इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो आपके पास 0.5 एम्पियर का करंट इस पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब आप मेरी बात को यहां पर ध्यान से सुन लीजिएगा, वो पॉइंट क्या है उसको समझिए। देखिए, पूरे के पूरे सर्किट में 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। जितना करंट इसमें से फ्लो करेगा, यहां पर जो करंट आएगा दैट विल बी ऑफ, यहां से जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी ऑफ 0.5 एम्पियर। तो इस 4.5 ओम रेसिस्टेंस में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0.5 ओम ही है, तो आपका 0.5 एम्पियर ही है। तो आप क्या कहोगे, दिस इज करंट थ्रू, किसके थ्रू, 4.5 ओम, करंट थ्रू 4.5 ओम रेसिस्टेंस कितना बनेगा, इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ये करंट आपके पास आ चुका है। अगर हम यहां पर देखें कि अब सबसे पहली बात, हमें इस पूरे के अंदर से करंट की वैल्यू का पता चल चुका, दोनों में मिला करके यहां पर जब 0.5 एम्पियर का करंट है तो इन दोनों में मिला करके भी 0.5 एम्पियर का ही करंट फ्लो कर रहा है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वो ये है, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहां पर इसके अंदर करंट हमें पता लग गया, हमें ये पता है इस पूरे के अंदर करंट कितना है, पूरे के अंदर करंट 0.5 एम्पियर ही है अनडाउटली, लेकिन हमें अलग अलग करके करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। वो आप कैसे करोगे, उसके लिए आपको यहां पर रेसिस्टेंस का पता है, आपको यहां पर करंट का पता है। हम एक फॉर्मूला अडॉप्ट कर लेते हैं, वो क्या है, हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। हमें रेसिस्टेंस का पता है, हमें करंट का पता है, हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम रेसिस्टेंस। क्या करोगे, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हम कैलकुलेट करें, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस of 3 ohm and 6 ohm is equal to potential difference across the resistance of 6 ohm and 3 ohm combination। ऐसा कह लो
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ठीक है, 6 ओम एंड 3 ओम, इनके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V इज इक्वल टू I इंटू R, ये चीज ठीक है। अब बताइए V आपके पास ये रहा, I की वैल्यू आपके पास 0.5 एंपियर है। बताइए R का मतलब क्या है? R है इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस इज RP। मैं इसको यहां पर RP लिख देता हूं, तो आपके पास बन जाएगा दिस इज 0.5 इंटू 2, ये आपके पास बन चुकी है वैल्यू। अगर इसको सोल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1 वोल्ट। ये आपके पास 1 वोल्ट का रिजल्ट आ चुका है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है इस 3 ओम और 6 ओम दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। अब आप एक बात बताओ, आपको ये पता है ये दोनों के दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। जब आपको इसका पोटेंशियल पता लग गया, वही पोटेंशियल इसका भी है, अब आपको इसका रेजिस्टेंस पता है, तो बताओ इसका करंट कितना होगा? आप लिखोगे करंट थ्रू कितना 3 ओम इज इक्वल टू, बताइए 3 ओम के अक्रॉस करंट कितना होगा? आप जानते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। V की वैल्यू कितनी है? V इज इक्वल टू 1, ये रहा। R की वैल्यू कितनी है? 3, तो क्या बन गया? 1 अपॉन 3 एंपियर। आगे चलिए, अगर हम देखें करंट थ्रू 6 ओम इज इक्वल टू, इसको I1 बोल दो, इसको I2 बोल दो, कितना होगा? V अपॉन R 1 अपॉन 6 एंपियर। ये आपके पास इंडिविजुअली इनके अंदर करंट बन जाता है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 104। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, अगर हम 104 की बात करते हैं तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 104 की स्टेटमेंट को पढ़ लें, ताकि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए, आपको क्वेश्चन इजी लगे। दैट्स व्हाई आप इसकी स्टेटमेंट को प्रॉपर पढ़ लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 के अंदर आपको 2 डायग्राम दे रखे हैं। ये वाले को कहा दिस इज डायग्राम A एंड दिस इज डायग्राम B। चलिए, एक आपके पास डायग्राम A है, दूसरा आपके पास डायग्राम B है। क्वेश्चन में आपको कहा क्या है उसको समझिए। इट सेज दैट इन क्वेश्चन नंबर 104, इन द 2 इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन द फिगर, आपको 2 इलेक्ट्रिक सर्किट यहां पे डायग्राम में दे रखे हैं। डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ आइडल एमीटर एंड आइडल वोल्टमीटर, आपको आइडल एमीटर और आइडल वोल्टमीटर की रीडिंग कैलकुलेट करनी है। आई रिपीट द क्वेश्चन, आपको यहां पे 2 सर्किट दे रखे हैं, दोनों सर्किट के अक्रॉस आपको आइडल वोल्टमीटर और आइडल एमीटर के अक्रॉस करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहली बात, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो आपको इसके अंदर कुछ पॉइंट्स गिवन है, आप उन पॉइंट्स पर सबसे पहले आ जाएंगे। आप ये बताइए, अगर हम यहां से बात करें, ये आपके पास एक सेल दे रखा है जिसका EMF 6 वोल्ट है, दूसरा सेल ये रहा जिसका EMF 9 वोल्ट है। इसका पॉजिटिव पहले वाले सेल का पॉजिटिव दूसरे वाले सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। इससे इसके करंट का फ्लो बनेगा, यानी कि कुछ ऐसा कह लीजिए, यहां से एक करंट यहां पर आएगा और फिर उस करंट में ये वाला करंट ऐड होके इस तरीके से पूरा करंट फ्लो करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, टोटल करंट निकालने के लिए आपको टोटल EMF और टोटल रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, आप यहां पर देखिए, आप लिखेंगे दिस इज पहला केस इन सर्किट A। अगर हम A सर्किट की बात करें तो A सर्किट में आप बताइए टोटल EMF कितना है? टोटल EMF इज इक्वल टू 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15 वोल्ट। उसके बाद आगे चलिए, नेक्स्ट इज टोटल रेसिस्टेंस। बताइए टोटल रेसिस्टेंस की बात करें
तो टोटल रेसिस्टेंस कितना है, यहां पर ये 1 ओम है, ये वाला भी 1 ओम है, टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओम हमारे पास आ जाता है। अगर हम करंट की बात करें तो चलिए यहां से हम इसके अंदर करंट भी देख लेंगे। करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। आगे चलिए, V की वैल्यू आपके पास 15 वोल्ट है, R की वैल्यू 2 है, आपका रिजल्ट आया दिस इज 7.5 एंपियर। तो 7.5 एंपियर का करंट आपके पास यहां पर आ चुका है। अब आप एक बात और देख लीजिए, क्योंकि आपको यहां पर एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए, तो अब आप एक चीज और देखिए और ध्यान से यहां पर देखना पड़ेगा। ये बताइए करंट कहां से कहां फ्लो करता है, तो आप सुन लीजिए, आप इसके अंदर ये प्रॉपर लिखेंगे, एज द करंट फ्लोस फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल ऑफ 6 वोल्ट। यहां पर क्या है, देखिए जो 6 वोल्ट का ये वाला सेल है, इसमें से करंट फ्लो करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डेफिनेटली यहां से इधर जाएगा और यहां से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो आप कहोगे जो करंट फ्लो कर रहा है दैट फ्लोस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल ऑफ 6 वोल्ट। तो एक बात बताइए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का कितना होगा? आप लिखेंगे यहां पर एज द करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑफ cell of 6 volt, then potential difference across the cell is, तो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कितना बनेगा? तो आप लिखेंगे यहां पर फॉर्मूला क्या है, दिस इज V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। ये वाला रिजल्ट हम जानते हैं। अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो आप देखिए क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू E की जगह आपने ये रहा 6, ये वाली वैल्यू लिखी, माइनस I की जगह आपने 7.5 लिखा, R की जगह आपने 1 लिखा, ये रहा 1, आपके पास रिजल्ट आया माइनस 1.5 वोल्ट। ये आपके पास 1.5 वोल्ट का रिजल्ट आपके पास आ चुका है। तो आप ये बता दीजिए, आपने यहां पे जो करंट निकाला ये रहा, जो पोटेंशियल निकाला वो ये रहा, तो आप क्या कहोगे, रीडिंग ऑफ एमीटर एंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर आपके पास आ गई। आप लिखेंगे रीडिंग ऑफ एमीटर इज इक्वल टू 7.5 एम्पियर, second is reading of voltmeter is equal to minus 1.5 वोल्ट। ये लीजिए, ये आपके पास यहां पर सर्किट फर्स्ट जो है उसके बारे में बात हो जाती है। अब हम चलते हैं सेकंड केस इन सर्किट बी। अगर हम बी सर्किट की बात करें तो देखिए हमारे पास बी सर्किट क्या है, यानी कि दूसरा सर्किट हमारे पास क्या है, इसके अंदर हम यहां पर अब डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा इसके अंदर यहां पर सेल का ये पॉजिटिव है और यहां पर भी सेल का पॉजिटिव है, ये 9 वोल्ट का पोटेंशियल है, ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल है। अब आप समझिए गड़बड़ कहां होगी, 9 वोल्ट के पोटेंशियल से यहां से ईएमएफ करंट ऐसे जाएगा, इसमें से करंट ऐसे आएगा, बताइए टोटल ओवरऑल करंट कितना बनेगा? अभी करंट को तो नहीं कह सकते, लेकिन ये तो बताइए टोटल ओवरऑल ईएमएफ कितना बनेगा। वो कैसे, यहां से ये इधर जाएगा, पॉजिटिव से इसका इधर आएगा, नेट ईएमएफ जो आपके पास बचेगा दैट विल बी, इसको कहेंगे दिस इज टोटल ईएमएफ। कितना बना, 9 माइनस 6
इज इक्वल टू 3 वोल्ट, ये आपके पास आ गया। अब अगर हम बात करें टोटल रेसिस्टेंस की, तो टोटल रेसिस्टेंस हमेशा इंटरनल रेसिस्टेंस से ऐड होता है। दिस इज टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू दिस इज 2 ओम। आगे चलिए, अब हम करंट की बात करें तो बताइए हमारे पास करंट कितना है। करंट I इज इक्वल टू V या E अपॉन R। E इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू 2, तो ये आपके पास आ गया 3/2, यानी कि दिस इज 1.5 एम्पियर। ये करंट आपके पास आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कहता है जो करंट फ्लो करता है, आप देख लीजिए कहां से कैसे होगा। यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, यहां से करंट इधर फ्लो होगा, यहां से करंट इधर फ्लो होगा, यहां से करंट ऐसे होगा। तो इस 6 वोल्ट की बात करें तो 6 वोल्ट के इस सेल में करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां पे फ्लो कर रहा था फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे यहां पर फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो चलिए ठीक है, इधर से करंट ऐसे फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या, आप लिखेंगे एज द करंट इन या एज द करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। आगे चलिए, सेल ऑफ कितने वोल्ट का है, 6 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आपको निकालना है। द सेल इज कितना होगा बताइए। आप देखिए, आपको टोटल करंट ये मिल चुका है, टोटल रेसिस्टेंस आपको मिल चुका है। अब आपको यहां पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो आप बताइए आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे V इज इक्वल टू E, आपके पास फॉर्मूला था, दिस इज V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। अब आप यहां पर लगाएंगे V इज इक्वल टू E प्लस I इंटू R। आगे चलिए, यहां से आगे बढ़ते हैं। E की जगह आपने वैल्यू लिखा, दिस इज E इज इक्वल टू, ये वाला आपके पास 3 है, आपने लिखा ये रहा 3 प्लस I की जगह 1.5 आपके पास ये रहा। आगे चलिए, तो अब उसके बाद आपके पास बचता क्या है, दिस इज R। R की जगह आपने ये वाला 2 लिखा, ये रहा। आपके पास जो टोटल रिजल्ट आया है दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज ये आया। यहां से आपके पास जो टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू आई है, वो टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर आप इसके अंदर पुट कर दें तो आपके पास रिजल्ट कितना आता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। बस उसमें छोटी सी एक चीज का ध्यान रखिए आप, इसके अक्रॉस हमें रेसिस्टेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है। तो आपको जो ईएमएफ है वो सिर्फ 6 वोल्ट का ही लिखना है। आपके पास यहां पर रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज, आई रिपीट अगेन, V इज इक्वल टू E प्लस I इंटू R, ये हमने लिखा है। अगर हम यहां से E की बात करते हैं तो उसको ठीक करते हैं, जरा देखिए क्या है। E की जगह इस 6 वोल्ट का EMF वो ये रहा, यहां पर 6 वोल्ट का EMF है। I का मतलब करंट जो टोटल आया है, R का मतलब 6 वोल्ट के अक्रॉस इंटरनल रेसिस्टेंस। टोटल रिजल्ट आपके पास यहां पर आया, दिस इज 7.5 एंड दिस इज 7.5 वोल्ट आपके पास यहां पर वैल्यू आ जाती है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये बताइए आपको यहां पे जो रीडिंग मिली है वो रीडिंग देखिए क्या है, रीडिंग ऑफ एमीटर। अगर हम एमीटर की रीडिंग की बात करें तो एमीटर की रीडिंग हमारे पास दिस इज 1.5 एम्पियर, ये रहा। दूसरी बात, रीडिंग ऑफ, अगर हम
वोल्ट मीटर की रीडिंग की बात करें, दैट इज इक्वल टू 7.5 वोल्ट। ये आपके पास यहां पर रिजल्ट आ जाते हैं। यहां तक के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताए हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को ही डिस्कस करेंगे। आप इसके न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको और ज्यादा क्लियर इसके न्यूमेरिकल्स समझा पाऊंगा। ऑल द बेस्ट।